अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में बंदा कंपनी कैसे बनाता है। ये हमारे दोस्त हैं जमाल साहब मेरे, और इनकी कंपनी है MCP। ये पाकिस्तान में ऐसे इदारे काम है, अकाउंट्स जो कंपनियां हैंडल करते हैं। इनके पास 600 से 700 तकरीबन कंपनियां हैं जिनको हैंडल करते हैं, जिनका हिसाब किताब रखते हैं। तो मैं इसे तकरीबन अरसा 5 साल से इनके साथ चल रहा हूँ। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जमाल साहब। तो मैं भी इनसे बात करूंगा तुर्किश में, तो फिर आपको ये समझाएंगे. Cemal Bey, yabancılar için nasıl şirket kurabiliriz? Ne tavsiye edersiniz? Nasıl? Limite şirket kurmayı tavsiye ediyoruz. Limite şirket kurmanın da anlatmıştım öteki videoda detaylarını. Limite şirket kurmak o kadar zor değil. Lakin belli başlı evraklar lazım. Limite şirket kurmak avantajları var. O yüzden limite şirket. Ama şahsi şirket de kurabilir ama şahsi şirket biraz daha şeydir. ये कहते हैं जी तुर्की में बंदा जब आए तो अपनी लिमिटेड कंपनी बनाए। लिमिटेड कंपनी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक फॉरेनर के लिए जो तुर्की में आता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है अगर लिमिटेड कंपनी बनाए। तो जो छोटी कंपनी होती है उसके फ़ायदे नहीं है, वो आगे चल के उसके काफ़ी नुकसान होते हैं। Bu şirketin maliyetler nasıl oldu? Ne kadar oluyor? Devletin vereceğin ne kadar biz ödüyoruz devlete? Şimdi normalde şirketi ilk kurduğumuzda masrafları ortalama 4000-4500 TL tutuyor. Tercümanlık ücreti, noterlik ücreti, İstanbul Ticaret Odası'na yazılan aidatlar ve her ay düzenli bir şekilde muhasebe tutuluyor. İş yapsa da yapmasa da, boş kalsa da. Her ay ortalama yıllık sadece devletin damga vergisi olarak boş beyanname adı altında. जमाल साहब बता रहे हैं कि जैसे कि मिसाल मशहूर है कि शेर खरीदना आसान है, शेर पालना मुश्किल है। तो कंपनी बनानी ये बता रहे हैं कि 4000 से 4500 जो लीरा है वो गवर्नमेंट की फीसिस है। जो फीसें गवर्नमेंट की पे कि ITO एक इदारा है जिसको कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी फ़ीस है। गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं तो वो सारी तकरीबन 4500 तक लीरा तक फ़ीसें बन जाती हैं। तो अपनी ये 500-600 लीरा फ़ीस लेकर तो तकरीबन 6000, जिसके तकरीबन $900 बनते हैं, और $700 जो सरकारी फ़ीसें हैं या $650 तकरीबन बनती है डॉलर के हिसाब से। तो ये इस कंपनी का खर्चा कम्प्लीटली जो है वो $700 से लेकर $900 का खर्चा आ जाएगा। जिस कंपनी को आप बना लें, और लिमिटेड कंपनी, एक पार्टनर की कंपनी, पार्टनर बढ़ते जाएंगे कंपनी में, उसकी थोड़ी फीसिस जो है वो तर्जमान के पैसे, जो ट्रांसलेटर के पैसे हैं, और जो छोटे मोटे अगर ज़्यादा बड़े माइनर से रकम बढ़ती है, अगर 2 पार्टनर हो या 3 पार्टनर हो तो उसमें बड़ी माइनर से फीस ज़्यादा होती है, लेकिन कंपनी फिर बन जाती है। और कंपनी बनाने के बाद बता रहे हैं ये कि हमारा काम है कंपनी बना देना। इनकी तुर्की में कंपनी की 3 कैटेगरीज हैं। एक शख्सी कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी, एक अनुमान कंपनी, यानी कि AS कंपनी। यानी कि वो सबसे बड़ी उन AS कंपनी में बैंक्स आते हैं, मनी ट्रांसफ़र आते हैं, करेंसी एक्सचेंजेस आती हैं, सुनहरे की दुकानें आती हैं, और फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने जो AS कंपनी में आते हैं। जो लिमिटेड कंपनी है ये दरमियानी कंपनी है। इसमें आप एक कंपनी, 2 कंपनी उसको मर्ज करके तो अपनी एक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, जो फॉरेनर के लिए बड़ी सूट करती है, क्योंकि इसमें आप ब्लू कार्ड ले सकते हैं। और काफ़ी सारे आप अगर एक और इन्होंने बात बताई है कि कुछ लोग कंपनी बनाते हैं और उस पर काम जो है करते हैं, लेकिन वो यानी कि बज़ाहिर कंपनी में काम नहीं होता। तो ये कहते हैं कि हमारी जो फ़ीस है मंथली, वो तकरीबन तमाम जो मुहासबे हैं या अकाउंट्स हैं उनको देनी पड़ती है फ़ीस। 300 से 400 लीरा तक फ़ीस होती है। और अगर काम करे कंपनी या ना काम करे, इनका काम है आपको कंपनी में आके देना। तुर्की में आपको हर गवर्नमेंट के टैक्स से और हर जो गवर्नमेंट से डील होती है वो इनको आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कंपनी बनाते वक्त। वो ये अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी से सारी गवर्नमेंट के इदारों को डील करते हैं, क्योंकि आप घर में इनको मंथली फ़ीस देनी है, $50-60 फ़ीस बनती है। आप घर में आराम से बैठें या अपने ऑफिस में बैठें, या आपके सारे मामला डील करते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से कोई डेट आगे पीछे नहीं होती, क्योंकि इनके नीचे ऑफिस है। अभी आपको ऑफिस दिखाते हैं सारा। तो उस ऑफिस में ये
सारी कंपनी की अपनी आपकी आपकी केयर लुक आफ्टर करते हैं। आप चाहे आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, तुर्की में रहें, जहां मर्जी जाएं, ये आपकी कंपनी को पूरे फेथफुली तरीके से हैंडल करते हैं। Aylık bir şirketin şirket limited şirket bir yabancıyı kurdu. Aylık masraflar ne kadardır? Özellikle şirketin her ortağı Bağkur'a kayıt olmak zorunda. Bağkur ödemesi var. Türkiye'de emekli olabilmesi ve sağlıktan yararlanabilmesi için düzenli ödenirse o şu an için her yıl artıyor 850 TL. Düzensiz ödenirse 1000 TL. Her ay muhasebe ücreti var. Ortalama 400 ile 500 TL arasında. Lakin bu şirket çok fazla iş yaparsa, hani işleri büyürse bu muhasebe ücreti, danışmanlık ücreti biraz daha artar. 2000 TL'de, 1000 TL'de, 1500 TL'ye kadar çıkar. Bizim yabancı firmalarımız var. Kafeleri var, inşaat alanında, işte başka yabancı firmalarımızda da bu işin hacmine göre fiyat muhasebe ücreti alıyoruz. Bir de biz ortalama bir yılda devlete bu şirket boş da olsa, dolu da olsa, iş yapsa da yapmasa da ortalama 21 adet beyanname veriyoruz. Bu 21 adet beyannamenin de yıllık devletin almış olduğu boş beyannamenin maliyeti 1500-1600 TL. Yani şirket gelip kuruldu, muhasebe ücreti var, Bağkur'u var ve beyanname parası var. İş yaparsa artı Türkiye'de KDV var, ürünlerin içinde katma değer vergisi var. Bir de gelir giderin oranı var. Gelir ederse %22'si var. Şöyle ki 100 liralık bir satış yaptı, 60 liraya aldı, 100 liraya sattı. Aradaki 40 liranın KDV'sini aylık devlete ödedi. Aradaki 40 liranın KDV çıktıktan sonra kalanın da giderler düştükten sonra %22'sini devlete yıl sonunda ödedi. Yani Türkiye devletin vergisel sistemi biraz karışık. Yani bu konu videoda değil ama ilerleyen zamanlarda yüz yüze daha detaylı anlatılabilir. Aynen. जमाल साहब ये कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी बनाए तो उसके जो अगर आपने 4,500 5,000 6,000 लिरे तक जो अखराजात उसमें पे करके कंपनी बना लिया आपने, तो कंपनी बनाने के बाद हर महीने यहाँ के होता है सिगोरता जिसको कहते हैं, बाकुर कहते हैं, या इंग्लिश में उसको कह लें इंश्योरेंस, जो हर कंपनी बनाने वाले पर, हर वर्कर पर तुर्की में लाजम है। तो वो तकरीबन 800 850 लीरा बनता है, जो 1000 लीरे तक जाता है। यानी क्या कंपनी के हिसाब से मैक्सिमम 1000 लीरा आपने हर मंथ जमा करवाना है वो गवर्नमेंट के इदारे में। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वैसे हम 400-500 लीरा लेते हैं हर महीने कंपनी की देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए सारा। तो ये कहते हैं 300 से 400 लीरा, अब अभी 350 लीरा ले रहे हैं कि जो कंपनियां काम नहीं कर रही तो उनका हम 350-400 लीरा ले रहे हैं हर महीने। और 21 बयाननामे होते हैं जो साल में इन्होंने गवर्नमेंट को देने होते हैं। तो उनकी मालियत जो है वो ईयरली सालाना 1500 लीरा है कि एक कंपनी आपने बनाई है तो उसको सालाना जो उसकी वो है 1500 लीरा जो है ना उसकी मालियत है। गवर्नमेंट को जो हिसाब किताब देना कि इस कंपनी ने क्या काम किया है, और बयाननामे होते हैं कि इस महीने इन्होंने किन किन का बिल काटा है, क्या किया है। उसके बाद ये बता रहे हैं जी कि एक कंपनी जब रन करती है आहिस्ता आहिस्ता तो उसके अखराजात होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। तो 18% यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स होता है। तो उसकी जो हर महीने बंद कंपनी की 58 लीरा जो है वो, या 60 लीरे जो है ना वो टैक्स आता है। यानी तकरीबन 8-9 डॉलर बनते हैं जो हर महीने उसका बंद कंपनी का टैक्स। अगर आप काम करेंगे इस कंपनी में तो उसको रन करेंगे तो फिर आपका जब आपकी प्रॉफिट है 50,000 लीरे से मंथली ऊपर चली जाएगी तो इनकी फीस भी बढ़ जाएगी उस हिसाब से, या 20,000 लीरा से, या एक लिमिट जो रखी है उन्होंने। फिर वो कमिटमेंट से आपसे 500, 1000 या 1500 लीरा मंथली लेंगे। यानी कि कंपनी, मेरे नाजरीन, कंपनी बनाना आसान है। अगर उस पर कंपनी आपने फर्जी कंपनी बनाई तो फिर उसको चलाना मुश्किल है। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त है। Şimdi Pakistan'dan ya da başka bir ülkelerden yabancılar nasıl buraya gelmeden şirket kurabilirler yani? Ya da şirketin içinde hisse devri alabilirler yani? Vekaletname ile Pakistan konsolosluğuna gidip apostotelli işte bana veya işte Türkiye'deki tanıdığı kişiye kimse hani verip ismini yazıp
yetki verip yetkinin içinde şirket kurmaya, şirketin istediği devretmeye tarzı gibi yetki verdiği zaman Türkiye'ye gelmeden de şirket kurabilirler. नाजरीन, ये बता रहे हैं कि अगर बंदा तुर्की में ना हो तो तुर्की में कोई कंपनी पसंद आती है बंदे को, या प्रॉफिटेबल, या बंदे का कोई रिलेटिव यहाँ पे होता है कि जो उसका अपनी कंपनी में हिस्सा डालना चाहता है, या फिर नए सिरे से कंपनी बनाना चाहता है, तो तुर्की में आने से पहले भी आप कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पर वो आप जिस कंट्री में भी है वहाँ तुर्किश जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वहाँ आप जाएंगे और जाकर अपना बयान लिखेंगे कि मैं इस तुर्की में एक कंपनी खोलना चाहता हूँ या इस कंपनी में हिस्से खरीदना चाहता हूँ। आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे सिर्फ कंपनी के हिस्से खरीदने की और कंपनी बनाने की। या किसी मुल्क की एम्बेसी में, तुर्किश एम्बेसी में जाकर आपने वहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है कि ये बंदा हमारे तुर्की में हिस्से खरीद सकता है या हमारे नाम पे कंपनी बना सकता है। उसके बाद वो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है तुर्की की स्टैंप लगी हो, कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपकी मुतलका कंट्री की, वहाँ वो यहाँ भेजेंगे आप, तो आपकी कंपनी बन जाएगी और यहाँ आपके हिस्से खरीदे जा सकेंगे इसमें से। Şimdi şirket kuruldu. Şirket kurup da şimdi %20 hissesi aldık. Pakistan'dan vize almak ya da başka bir ülkeden vize alıp buraya gelmekten bir kolaylık olur mu? Tabii ki de şirket onu çağıracak. Şirketin ortağı olduğunu gösterecek. Buradaki bütün belgeleri oraya göndereceğiz. Şirketin ortağı olduğunu, şirketin kurulu olduğunu, vergi levhasını, tarzı gibi bütün detaylı evrakları gönderdikten sonra buraya gelmesi daha kolay olur. Türkiye'de iş yapacak anlamında. ये जब आप पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, इंडिया में हो, जहाँ भी हो, आपने यहाँ पर कंपनी बना ली है पावर ऑफ अटॉर्नी भेजकर, तो ये यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करेंगे। जो गवर्नमेंट देगी, टैक्स पेयर और एनटीएन नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के होते हैं वो सारे यहाँ से आपको डीएचएल करेंगे, यहाँ पाकिस्तान भेजेंगे डाक के जरिए। वहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर एम्बेसी जाएंगे और आपको वीज़ा लेने में काफ़ी आसानी होगी, बल्कि आपको वीज़ा 100% आपको वीज़ा मिलेगा। आपकी कंपनी यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर कंपनी में काम करना चाहते हैं। Şimdi yabancıları burada Türk'le ortak olmak istiyorlar ya da daha avantajlı görüyorlar. Siz ne dersiniz bu hakkında? Türk'le ortak olması öncelikle güvenilir bir Türk bulmaları lazım. Türk'le ortak olması avantajlı değil aslında. Şöyle avantajlı değil. Türk'ü bir tanıması lazım. Tanıdığı, güvendiği bir kişi olmalı. Daha sonradan onun parasını Türk kaçırabilir. Hani onu nasıl derler, kandırabilir. Onu da bilmek Tabii lazım. güvenmesi lazım. Türk'te tabii, Türkiye güvenmesi Peki, lazım. Peki devletinin önerileri nedir yani? Nasıl bir Türk'le ortak olabilirsiniz? Yok, ya da hiçbir sıkıntı yok. Yani her Türk'le ortak olabilir şirket. her Türk'le ortak olabilirler. Tabii hani Türk'ün 18 yaşından büyük olması lazım. Hani belli bir şartları var. Tutuklu olmaması lazım tarzı gibi. Hani her Türk'le ortak olunabilir. Lakin Türk'le ortak olmak çok iyi bir şey değil. Biz zaten Türk'le ortak gibi, hani o firma bizim gibi, işte bir şey alacaksa, bir şey satacaksa, bir şey istiyorsa ona Tabii. her türlü de yardımcı oluyoruz. Yani Türk'le ortak Her olma... Türkiye'de güvenmesinler. Tabii. Peki Türk'le ortak olmanın bir ekstra avantajları var mı, yoksa bir yabancı şirket kurarsa ya bir Türk şirket kurarsa prosedürler aynı mı her şey? Prosedür hepsi aynı. Avantaj yok. Devlet ayırt etmiyor yani. Yabancı olsun, Türk olsun, şirket kursun. Şirket kurmak da aynı, Aynı. evet. Hani Aynı. yine ona da bağkur, ona da muhasebe ücreti, ona da beyanname, o da hani belli bir yükümlülüğüne getirme ve tabii ki de yani yurt dışından burada şirket kurabilmenin önceliği de bir tane ofis açması, ofis olması. Yani onu da unutmayalım, onu söylemeyi unuttuk. Ofis açması lazım. Yani bir pasaport, 2 resim, bir tane de ofis ya da vekaletname. Dediğim gibi Türk'le ortak olmak şeydir. Sorma maksadı şu, hani Dubai'de, Arap ülkelerde şirket kurmak için illaki bir Arap sizin ortak olacak. Ondan sonra yok, Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de öyle bir şey yok. नाज़रीन ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ कंपनी खोलने के लिए किसी तुर्क पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक डायरेक्टली खुद ऑनर होंगे कंपनी के, होली सोली इंचार्ज होंगे आप कंपनी के, साइनिंग अथॉरिटी आपकी होगी। जैसे अरब अमारात में या अरब कंट्रीज़ में किसी पार्टनर की ज़रूरत है, कफील की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे आप इस कंपनी के कम्प्लीटली मालिक हैं। और मैंने से एक और बात भी पूछी
कि अगर तुर्किश को आप पार्टनर रखें उसके फ़ायदा को है, तो उन्होंने ये कहा कि तुर्किश को पार्टनर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो तुर्किश पार्टनर आपका जो फ़ायदा करना है वो हम खुद कर सकते हैं, हम भी तुर्किश हैं तो हम वो कर सकते हैं। आपको यहाँ कंपनी बनाकर किसी किस्म का कोई नुकसान को बंदा नहीं दे सकता, यहाँ आपके ऊपर ज़बरदस्ती को आके आपसे वो वसूली कर सकता। जैसे दुबई में गया था, दुबई मैंने कंपनी बनाई थी, तो उस हवाले से मैंने पूछा इनसे कि आप किसी तुर्किश को पार्टनर रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तुर्की में आकर अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपना कारोबार रन कर सकते हैं। सेम मैंने इनसे एक बहुत और बात पूछी कि अगर तुर्किश कंपनी और फॉरेन कंपनी में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, सबके लिए कानून हर चीज़ एक जैसी है। आप तुर्किश कंपनी का मालिक जो तुर्किश है, अगर जो कानून कायदे उसके लिए हैं वही आपके लिए, ना उसके लिए कोई नरमी है ना कोई आपके लिए नरमी है। जो नरमी है कि तो दोनों के लिए नरमी है, उसमें आपको तुर्किश पार्टनर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने काम के लिहाज से जो भी काम आप करते हैं आप रखना चाहें तो आप उसको तुर्किश किसी को रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं, वो बेस्ट आपके लिए। साइनिंग बैंक की अथॉरिटी आपके पास होगी, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप तुर्किश एम्प्लॉय रखते हैं। उसके बाद इनके पास 600 से 700 कंपनियां हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी हैं, हर किस्म की कंपनी इनके पास मौजूद है। इनके नीचे बहुत बड़ा ऑफिस है, ऊपर ये 3 पार्टनर बैठते हैं जो हर एक बंदा हर एक चीज़ को डील करता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी किस्म की तुर्की के मतलब जो काम है वो ये सारे कर सकते हैं। और कंपनियां जो कंपनियों के रिलेशन से ताल्लुक से सारी कंपनियां मर्ज हैं, तकरीबन 600-700 कंपनी की एक कंपनी है तकरीबन। ये थी हमारा एक इंटरव्यू किया था जमाल साहब से, तो इनका बहुत शुक्रिया, तशक्कुर आप इससे इसके मतलब कंपनी बनाने के मतलब किसी किस्म की भी कोई आपके जहन में आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपके लिए तुर्की में कंपनी बनानी हो या किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके मतलब हम वीडियो बनाएंगे, आपको मालूमात देंगे। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिए, हम मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तुर्की में के बारे में इंशाल्लाह आपको हर किस्म की मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर जी, अपना ख्याल रखिए जी। çok teşekkür ederim Cemal Bey। Ben teşekkür ederim। तुर्की में कंपनी बनाने से लेकर दुकान से लेकर और बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने तक लीगल वे लीगल एडवाइजर